नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में हार्दिक स्वागत है। और मैं विकास कुमार आपका इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने जो भारत के भौतिक प्रदेश शुरू कर रखे थे उसमें हमने 2 भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक तो है हिमालय और एक है उत्तर का विशाल मैदान। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है डिटेल से, और उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी थी उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप पीछे जाके जिस भी दोस्त ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर पीछे जाके देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है उसके लोकेशन की। हालांकि हमने शुरू में ही एक साथ सभी भौतिक प्रदेशों को मैप में दर्शाया था, लेकिन पुनः हम आपको यहां मैप के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं, देखिए नाम दिख रहा है दक्षिण, मतलब इसका संबंध दक्षिण भारत से है। और प्रायद्वीप का अर्थ होता है यानी वह स्थल भाग है जिसके 3 तरफ पानी हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप वह होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, और प्रायद्वीप वह होता है जिसके 3 तरफ पानी हो। तो ये स्थान है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये लगभग पठारी भाग है, इसलिए हमने इसका नाम दिया पठारी प्रदेश। हालांकि इसमें पहाड़ियां भी हैं, मैदान भी है, लेकिन मैक्सिमम इसका जो पार्ट है वो पठार है, इसलिए हमने इसको नाम दिया पठारी प्रदेश। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं भारत के मैप के अंदर, ये जैसे हमारा दक्षिणी भारत है, इस भारत के अंदर इसकी लोकेशन कहां से कहां तक है। तो देखिए, इसकी सबसे पहले हम सीमा का निर्धारण करते हैं। ये एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। इसका संबंध राजस्थान से है। हालांकि हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। तो अरावली है यहां पर। फिर यहां देखिए, यहां ये एक पर्वत श्रेणी है और इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और इसके नीचे यहां से सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे से यहां पर एक लंबी पर्वत श्रेणी है और इसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इधर यहां टूटा फूटा नदियों ने काट दिया बीच में से, और इस तरह है यहां पर ये है पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट, और ये इन दोनों को मिलाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है। और यहां पर जब हम ऊपर चलते हैं इधर अरावली से आगे, तो यहां एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और यहां इधर चलते हैं तो यहां एक पठार है जिसका नाम है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, ठीक है। ये मेघालय का पठार आपको पहले भी बताया था कि ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसी का भाग है। यहां ये मालदा गैप से अलग हो गया है। तो कहने का मतलब ये है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यहां इसकी सीमा का निर्धारण अरावली कर रही है। इधर पश्चिमी घाट, फिर नीलगिरी, फिर पूर्वी घाट, फिर छोटा नागपुर का पठार। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये किस में आता है? ये दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। इसके अलावा आता है मेघालय का पठार। ये पूरा का पूरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ स्टेट से संबंधित भी बात की थी, ठीक है ना। यहां से शुरू करते हैं, कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है, उसके नीचे फिर बाद मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ पश्चिम बंगाल में, मेघालय आ गया नीचे। फिर उधर आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
फिर नीचे तमिलनाडु, केरल, ये सारा का सारा क्षेत्र है, यहां फैला हुआ है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब देखिए हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण की, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ। किससे हुआ? ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी की भी एक क्रिया है दरारी उद्गार, ठीक है ना। यदि हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब यहां पढ़ाएंगे कि ज्वालामुखी का निर्माण एक दरारी उद्गार के माध्यम से होता है, दरारी उद्भेदन, और एक केंद्रीय, दो प्रकार का होता है। जब आपको बताया था कि जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास गति करते हुए आती हैं, उस समय वहां एक दरार बनती है, एक केंद्र बनता है। उस केंद्र से फिर जब लावा बाहर आता है तो वो केंद्रीय प्रकार का होता है। दरारी में क्या होता है कि ये प्लेटें दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है ना। तब बीच में जो दरार बनती है उस दरार से बाहर आता है लावा, और इस प्रकार इसे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ है दरारी उद्गार के माध्यम से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए मिटाता हूं मैं। तो ये इसका विस्तार हो गया, ये इसकी सीमा का निर्धारण हो गया। अब हम सबसे पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज को। अब देखिए इसकी सीमा का निर्धारण तो हमने कर लिया, आपको बता दिया। ऊपर अरावली है, फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, इनके बीच में जितना भी प्रदेश है वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आएगा। अब देखिए यदि हम बात करते हैं इसके आकार को लेकर, तो इसका आकार कैसा है? इसका आकार है अनियमित त्रिभुजाकार, ये इसका आकार है। जैसे आपने देखा भी है इधर इस तरह से, ये देखिए यदि इस प्रकार ये फैला हुआ है तो ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। अनियमित का मतलब ये कि ये सीधा स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाए कि जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार है अनियमित त्रिभुजाकार। इसके बाद देखिए यदि हम बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। जैसे लंबाई में हम लेते हैं, ये दिशा देखिए, ये कौन सी है? उत्तर, और ये कौन सी है? दक्षिण। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, या फिर हम कह सकते हैं इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है। दोनों एक ही बात है कि उत्तर से दक्षिण तक का इसका जो विस्तार है वो कितना है। यदि इसके विस्तार की हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो कुल लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें हम, इसकी चौड़ाई की बात करें हम, या फिर हम ऐसे कहें, मान लीजिए ये है इसकी चौड़ाई, ठीक है ना, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ऊपर है ये ज्यादा चौड़ा है, नीचे कम चौड़ा है या संकड़ा है। लेकिन हम चौड़ाई की बात करेंगे तो वो औसत करेंगे, औसतन ऊपर से लेकर नीचे तक। इसकी चौड़ाई की बात करें या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर इसके विस्तार की बात करें हम, विस्तार की बात करें हम, तो इसका जो विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी कुल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो चौड़ाई है या लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। इसकी यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर है। यानी दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यदि हम इसके ढाल की बात करें तो आपको पता होगा कि किसी भी स्थान के ढाल का निर्धारण हम नदियों के द्वारा करते हैं।
तो यहां हम नदी देखेंगे कि नदियां हैं वो किधर बह रही हैं, तो उधर ही इसका ढाल होगा। जैसे इधर ये नदियां बहती हैं, इस तरह से कुछ नदियां बहती हैं, आपको पता होगा। हालांकि हम नदी पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, है ना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और यहां पर इनका ढाल है। तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा, तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम से। यानी इनका जो ढाल है, इसका जो ढाल है इस पठारी प्रदेश का, वो ढाल किधर से किधर होगा, तो वो उत्तर पश्चिम से लेकर किधर होगा, दक्षिण पूर्व की ओर। इसका जो ढाल है वो इन नदियों के माध्यम से हम पता लगाएंगे। तो यानी इसका दक्षिणी हिस्सा है, इसका जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। जबकि इसका जो ये उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग, इसका जो ढाल है वो जैसे हम चंबल नदी की बात करते हैं तो वो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इधर सोन नदी की बात करते हैं तो वो भी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो इसके उत्तरी भाग का ढाल है वो उत्तर पूर्वी की ओर है, जबकि बाकी शेष नीचे वाला पूरा का पूरा भाग है उसका जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से ले दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये बात हो गई इसके संबंध में मोटा मोटी, कि इसका विस्तार हमने देख लिया, कहां से कहां तक फैला हुआ है। इसका आकार है वो अनियमित त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। इसके ढाल का निर्धारण यहाँ की नदियों के द्वारा किया गया है। इसका जो उत्तरी भाग है उसका ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है और इसका पता हम लगाएंगे चंबल नदी और सोन नदी के माध्यम से। जबकि इसका शेष पूरा का पूरा दक्षिणी भाग है, यहाँ पर गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं ये बहती हैं किधर, ये बहती हैं इधर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसलिए इसके शेष दक्षिणी भाग का जो ढाल होगा वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ पठारों की, कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की। तो सबसे पहले हम केवल और केवल पठारों की ही बात करेंगे। तो देखिए यहां पर जो पठार हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी, इनके पठारों की। तो देखिए सबसे पहले हम मैप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा दक्षिणी भारत है जहां पर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश फैला हुआ है। यहां पर पठार कौन कौन से हैं, एक पठार देखिए यहां पर है, फिर एक पठार यहां पर है, एक पठार इसके नीचे यहां है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो एक पठार यहां पे है, फिर नीचे आते हैं तो एक बहुत बड़ा पठार यहां पे है, फिर इसके नीचे यहां एक पठार है, यहां एक पठार है, एक पठार यहां है, ठीक है ना, और एक पठार यहां है इधर ये। तो यहां इतने पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये पठार है कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी। ये जो पठार है इस पठार का नाम है मालवा का पठार। क्या नाम है, मालवा का पठार, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा मालवा का पठार। यहां देखिए ये जो बहुत बड़ा है, जो इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है और उसका नाम है दक्कन का पठार। कौन सा, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं तो यहां एक पठार है और इसका नाम है कर्नाटक व मैसूर पठार, कर्नाटक व मैसूर का पठार। इसका जो दक्षिणी भाग है कर्नाटक के पठार का वो मैसूर का पठार कहलाता है, इसलिए हमने एक साथ ही ले लिया। तो एक हो गया कर्नाटक व मैसूर का पठार। इससे ऊपर चलते हैं, यहां पे एक पठार है और इस पठार का नाम क्या है, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तो एक पठार ये है तेलंगाना का पठार। फिर देखिए ऊपर यहां चलते हैं तो यहां पर भी एक पठार है और इस पठार का नाम है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। तो एक पठार ये हो गया दंडकारण्य पठार। यहां देखिए ये जो पठार है इसका नाम है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। तो एक हो गया बुंदेलखंड।
इसके नीचे यहाँ एक पठार है जिसका नाम है बघेलखंड, बघेलखंड, है ना। तो हम इनको एक साथ भी पढ़ सकते हैं, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार। ये जो पठार है इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। देखिए नागपुर अलग है, ध्यान रखना ये, है ना। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और ये पठार झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार। यहाँ एक पठार है जिसका नाम है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। तो हम इतने पठारों के बारे में चर्चा करेंगे। मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, कर्नाटक में मैसूर का पठार है, फिर तेलंगाना का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, ऊपर छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार। यहाँ देखिए इसके नीचे यहाँ पर हमने अभी बात की थी, एक पर्वत श्रेणी है और जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है आगे यहाँ छोटा नागपुर के पठार तक जाती है ये, ठीक है ना। तो ये जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी के ऊपर ये जो 4 पठार हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार है, वो एक साथ पढ़ सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। ये जो चारों के चारों पठार हैं ये आते हैं मध्य उच्च पठार, मध्य उच्च पठार का भाग है ये। यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये मध्य उच्च पठार का भाग है। इससे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर की ओर मालवा का पठार, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। क्यों? क्योंकि ये जैसे मध्य का मतलब है बीच में और उच्च का मतलब है कि ऊंचा है अन्य की तुलना में। पठारी प्रदेश है तो पठार है ये, तो ये मध्य उच्च पठार के अंतर्गत आते हैं ये चारों पठार। बाकी नीचे के पठार हैं उसको हम सामान्यतः दक्कन के पठार के अंदर ही शामिल करते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा यही है, तो ये इसके ही पार्ट हमें साथ में पढ़ सकते हैं और अलग अलग पढ़ना चाहे तो आपको अलग अलग भी बता दिया है। तो यानी हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि ये पठार है सारे के सारे, है ना, इसके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। दूसरा तरीका इसका ऐसे पढ़ सकते हैं कि इस पठार को, पूरे पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऊपर मध्य उच्च पठार, मध्य उच्च पठार में ये मालवा का पठार आ जाएगा, फिर बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार आ जाएगा, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा और मेघालय का पठार आ जाएगा। यदि हम बात करें दक्षिण के अंदर, इससे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, तो दक्षिण के अंदर दक्कन का पठार है, कर्नाटक मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, और ठीक है ना, ये सारे पठार हम पढ़ सकते हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत। अब देखिए यदि हम यहां पर ही बात करें तो ये जो दोनों पठार है ना, ये दोनों पठार हैं, इनकी विशेषता एक जैसी है ना, और बाकी इन पठारों की दोनों की विशेषता एक जैसी है, इन तीनों की, और फिर इन दोनों की विशेषता लगभग एक जैसी है। इसका मतलब ये एक दूसरे से अलग हुए हुए ही पठार हैं ये। अब देखिए है क्या, यहां इन दोनों पठारों के अंदर, मतलब जो मालवा का पठार है और दक्कन का पठार है, यहां दोनों पठारों के अंदर जो मिट्टी मिलेगी आपको वो काली मृदा मिलेगी, आपको काली मृदा मिलेगी। बाकी जितने भी हैं ये, इन सब के अंतर्गत, चाहे फिर कर्नाटक मैसूर का पठार हो या फिर तेलंगाना का पठार हो, दंडकारण्य का पठार हो, छोटा नागपुर का पठार हो, मेघालय का पठार हो, इन पठारों में जो मृदा मिलेगी वो आपको लाल मृदा मिलेगी। कैसी मिलेगी? लाल मृदा मिलेगी। और यहां पर किस प्रकार की मृदा मिलेगी? काली मृदा मिलेगी। ध्यान रखना, ये काली मृदा होती है वो हमेशा कृषि के लिए उपयोगी होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है, जबकि लाल मृदा है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। और लाल मृदा के अंदर आपको खनिज अधिक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? खनिज अधिक मिलेंगे। इसीलिए मालवा के पठार और दक्कन के पठार में कोई खनिज नहीं पाए जाते हैं खासकर, जबकि छोटा नागपुर का पठार है ये तो प्रसिद्ध ही खनिजों के लिए है। और यहाँ कर्नाटक का पठार है, यहाँ लोहा और सोना एक साथ मिलते हैं, ठीक है ना। मेघालय का पठार भी खनिज की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, तो इसलिए ये लाल मिट्टी के पठार हैं, इनमें आपको खनिज अधिक मिलेंगे, ठीक है ना। जबकि यहाँ कृषि के लिए वो बहुत उपयोगी है। तभी हम देखते हैं ना यहाँ कपास गन्ना बहुत होता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना ये। फिर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी निकलती है ना, जब ज्वालामुखी निकलती है
तो वो मैग्मा यदि ऊपर से ही निकलता है तब तो काली मिट्टी है, लेकिन मैग्मा यदि गहराई से आता है, नीचे से आता है, तब उसके साथ आयरन आता है ना, और आयरन उसके कारण रंग कैसा होगा, लाल होगा, ठीक है ना, इसलिए उसका रंग कैसा है, लाल है। ध्यान रखना, आप इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ काली मिट्टी है, बाकी के इधर वाले क्षेत्र हैं इनमें लाल मिट्टी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कृषि के लिए उपयोगी है, जबकि इनमें खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक पठारों की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो इसको मिटा रहा हूं। अब हम एक एक पठार की यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा के पठार की। यदि हम एक एक पठार की बात करें तो सबसे पहले हम जो पठार ले रहे हैं वो ले रहे हैं मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। अब ये जो मालवा का पठार है ना, इसका विस्तार कहाँ है? तो देखिए, जैसे अभी आपको बताया था, ये मालवा का पठार है, ये यहाँ फैला हुआ है, ठीक है ना। तो जो मालवा का पठार है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर है। मालवा का पठार, जैसे एक दिन हमने चर्चा भी की थी, शायद एक क्वेश्चन आया था आपके सामने पीछे जब हम पढ़ रहे थे, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मालवा का मैदान कहाँ है। तो मालवा का मैदान है वो ये नहीं है कि मालवा के पठार के आसपास या इसके ऊपर ही है। मालवा का जो मैदान है वो कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है मुख्य रूप से, और घग्गर और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है वो मालवा का मैदान कहलाता है। तो थोड़ा बहुत इसमें राजस्थान का भी भाग आता है। मालवा का पठार अलग है। मालवा का पठार है, इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी आता है। आप तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को याद रखना एक बार आप। तो मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी आता है, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी आता है, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये मालवा का पठार है, ये यहाँ फैला हुआ है, ठीक है ना। देखिए, राजस्थान के अंदर जो मालवा का पठार है उसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार कोई अलग पठार नहीं है, ये हाड़ौती का पठार मालवा के पठार को ही राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं, क्योंकि जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र है वहां हाड़ा वंश ने शासन किया, इसके कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया हाड़ौती, और ये पठारी क्षेत्र है इसलिए इसका नाम पड़ गया हाड़ौती का पठार। तो ये जो हाड़ौती का पठार है ये मालवा के पठार का ही हिस्सा है। राजस्थान में मालवा के पठार को हाड़ौती का पठार कहा जाता है, ठीक है ना। एक बात अभी आपको बताई थी कि यहाँ पर मृदा कैसी है, तो यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है? काली है। किस प्रकार की मिट्टी है? काली है। यहाँ की इस मालवा के पठार की जो मुख्य नदी है वो नदी है चंबल, इसके अलावा बेतवा, इसके अलावा केन। सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो मुख्य नदी है वो है चंबल। कौन सी नदी? चंबल। ये चंबल नदी है, ये मालवा के पठार में, इसकी जैसे हमने बात की थी ना कि ये इस दक्षिण के प्रायद्वीप पे पठारी प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, और इस नदी, ये जो नदी है इस तरह बहती है, जैसे ये मालवा का पठार है ये इस तरह से बहती है ना, उत्तर पूर्व की ओर। तो ये जो नदी जब इस पठार से बहती है तो क्या करती है? यहाँ पर खड्डे बना देती है। किसके द्वारा? अवनालिका अपर्दन के द्वारा, ठीक है ना, अवनालिका अपर्दन के द्वारा। हम इसके बारे में चर्चा पीछे कर चुके हैं, अवनालिका अपर्दन के बारे में। तो ये अवनालिका अपर्दन के माध्यम से चंबल नदी है, ये इससे मालवा के पठार में बड़े बड़े खड्डे बना देती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है, या फिर उत्खात भूमि कहा जाता है।
तो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध या उत्खात भूमि या अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और ये किस पठार में करती है ऐसा? मालवा के पठार के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, मालवा का पठार है ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही भाग है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में आता है, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में आता है। राजस्थान में इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? काली है। यहाँ की मुख्य नदी चंबल, बेतवा, केन मुख्य नदी है वो चंबल है। ये चंबल नदी क्या करती है? यहाँ पर अवनालिका अपर्दन के माध्यम से बड़े बड़े खड्डे बना देती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। ठीक है ना। और इसके लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी। तो ये है आपका मालवा का पठार। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट यदि पठार की हम बात करते हैं, मालवा के पठार के बाद में यदि हम पठार की बात करें तो वो पठार कौन सा है? इसके जस्ट आगे तो दो पठार थे, उनको एक साथ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पठार है वो है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। ये जो बुंदेलखंड का पठार है ना, इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। मैंने पीछे क्वेश्चनों में पूछा भी है आपको इनके, ठीक है ना, अभी बताएंगे जैसे, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड का जो पठार है उसका विस्तार है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के अंदर। जबकि जो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार केवल और केवल ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में ही इसका विस्तार है। तो हम इन दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के पास पास है, ये है ना, बुंदेलखंड का पठार व बघेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का जो पठार है उसका विस्तार दो स्टेट में है, दो राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जबकि जो बघेलखंड का पठार है इसका विस्तार केवल और केवल मध्य प्रदेश में है। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना अपन, तो यानी ऐसे तो पढ़ रहे हैं भाई, ये मालवा का पठार है, ये हो गया, फिर बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का, ये छोटा नागपुर का पठार, ये मेघालय का पठार। तो ऐसे क्रम भी तो बन सकता है इनका, किधर, चाहे तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ सकता है अगला, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ सकता है। तो ये क्रम भी पूछ सकता है इनका, मतलब चार पठार देगा और कहेगा कि सही क्रम कौन सा है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहले नंबर पे मालवा का पठार आया, फिर बुंदेलखंड का पठार आया, फिर बघेलखंड का पठार आया। ये दोनों साथ में आ सकते हैं, तो ये दोनों दो नंबर पे आ सकते हैं ना। फिर ये 3 नंबर पे छोटा नागपुर का पठार आ गया, 4 नंबर पे कौन सा आ गया? मेघालय का पठार। तो इस तरह से इनको हम पढ़ सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पठार हो गए। उसके बाद यदि हम पठारों की बात करते हैं, अगला पठार देखिए, नेक्स्ट पठार, वो पठार कौन सा है? जैसे हमने अभी बात की थी, तो ये पठार है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है ना। देखिए छोटा नागपुर का पठार, ये जो जैसे ऐसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार भी मुख्य रूप से झारखंड के अंदर है। कहाँ पे है? झारखंड में है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी है, मेनली है वो झारखंड के अंदर है। ठीक है ना। तो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड के अंदर है। इसके कुछ उपनाम भी हैं, इसके कुछ उपनाम भी हैं, और उपनाम क्या क्या है वो देखिए। इसके उपनाम है भारतीय खनिज का अजायब घर, भारतीय खनिज का अजायब घर, खनिज का अजायब घर, है ना। अभी बात की थी हमने, यहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भारतीय खनिज का अजायब घर। पूछ लेंगे ये भारतीय खनिज का अजायब घर, ठीक है ना, या भारत में खनिजों का अजायब घर। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, भारत में खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार है, इसे कहा जाता है ना। यहाँ देखिए जो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ पे देखिए लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसके अलावा कोयला पाया जाता है।
अब देखिए कोयला है ना, कोयला, ये कोयला यहाँ पर किसी विशेष पठार में नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ से एक नदी बहती है, दामोदर नदी, जो इसको दो भागों में विभाजित करती है। उस नदी के घाटी में कोयला पाया जाता है, और वो नदी है वो इसी छोटा नागपुर के पठार के बीच से बहती है, इसलिए वो हिस्सा है वो छोटा नागपुर के पठार का ही है। तो यहाँ कोयला पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ मैंगनीज पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। ये कुछ मुख्य खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं भारत में खनिजों का अजायब घर। ठीक है ना, ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बहुत मात्रा में लोहा और कोयला एक साथ पाया जाता है। ठीक है ना, बाकी ऐसा नहीं पाया जाता है। लेकिन कारण आपको बता दिया कि कोयला क्यों पाया जाता है, क्योंकि दामोदर घाटी है उसके अंदर पाया जाता है ये। इसका एक उपनाम और है, एक तो हो गया भारत में खनिजों का अजायब घर, दूसरा इसका जो उपनाम है वो है भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश। ये जो भारत का रूर प्रदेश है वो भी किसको कहा जाता है? तो ये भी किसको कहा जाता है? इस छोटे नागपुर को, छोटे नागपुर का जो पठार है उसे ही भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? एक क्षेत्र पड़ता है रूर, और ये रूर पड़ता है जर्मनी के अंदर। कहां पड़ता है? जर्मनी के अंदर। और ये जो क्षेत्र है रूर प्रदेश, ये रूर क्षेत्र है जर्मनी का, ये कोयले के लिए विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है, इसलिए वहां कोयले के लिए प्रसिद्ध है रूर, भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार। ये पूछा था आरएस के अंदर, मैच करना था, उसके अंदर आगे खनिज दे रखे थे, पीछे यहां पर नाम दे रखे थे। ठीक है ना, तो इसके दो उपनाम हैं, ये बहुत बार पूछते हैं। ये भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से ये बहुत ही संपन्न है, और इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर बताई दिया आपको क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जो ये प्रदेश है, इस प्रदेश को एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी क्या करती है? इससे पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना, ऊपर एक पठार है, नीचे एक पठार है। ऊपर वाला जो पठार है उसे कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला जो पठार है ये कहलाता है रांची का पठार। कौन सा? रांची का पठार। तो नीचे वाला कहलाता है रांची का पठार, और ऊपर वाला कहलाता है हजारीबाग का पठार। और ये दामोदर नदी है, ये इसको दो भागों में विभाजित करती है। तो कहने का मतलब है कि छोटा नागपुर का पठार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत। ये मुख्य रूप से झारखंड के अंदर है। इसे भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ मुख्य खनिज लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट ये पाए जाते हैं। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दामोदर नदी है, इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। इसका जो उत्तरी पठार है ये हजारीबाग का पठार कहलाता है, दक्षिणी है ये रांची का पठार कहलाता है ये। ठीक है ना, तो ये है छोटा नागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बेटा दे इसको। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि पठार की हम बात करते हैं, हम चल रहे थे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो बताइए अब छोटा नागपुर का पठार है, इसके बाद कौन सा पठार आएगा? फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितना ध्यान दे रखा आपने। जैसे हम पढ़ रहे थे पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पहले हमने मालवा का पठार पढ़ा, उसके बाद हमने बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार पढ़ा, फिर छोटा नागपुर का पठार पढ़ा। अब हम कौन सा पठार पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे मेघालय का पठार। कौन सा? मेघालय का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेघालय का पठार। हम क्या करते हैं, कई बार इस पठार को हम हिमालय का हिस्सा कर बैठते हैं, ये है ना, पक्का कर बैठते हैं ये। आप कहेंगे आपको कैसे पता सर? पता है मुझे, अनुभव बोलता है ना। तो ध्यान रखना, जो मेघालय का पठार है, ये मेघालय का पठार है, ये इसी का ही हिस्सा है। तो यदि हम इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करें, इसके लोकेशन की, तो यहाँ है ये मेघालय का पठार। जैसे हमने अभी चर्चा की थी, ये क्या है? मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से ये अलग हो गया ये पठार, ठीक है ना। और यहाँ से जिस ये जो भ्रंश है,
जिस भ्रंश से अलग हुआ उस भ्रंश का नाम है मालदा गैप। क्या नाम है? मालदा गैप। मालदा गैप। पूछ लेते हैं कि मालदा गैप है, ये मेघालय के पठार को शेष दक्षिणी पठारी प्रदेश से अलग करता है। ये इसको मालदा गैप के अलावा भी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप कहते हैं। इसे राजमहल गारो गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार है, इसके उत्तर पूर्व में यहां एक पहाड़ी है और उसका नाम है राजमहल। क्या नाम है? राजमहल। और जब हम यहां पढ़ते हैं तो यहां 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती, इसके बाद मीकिर आगे है। तो ये गारो और ये है राजमहल। तो इन दोनों पहाड़ियों के नाम, इस गैप का नाम हो गया राजमहल गारो गैप। तो मालदा गैप भी उसे ही कहते हैं और राजमहल गारो गैप भी इसे ही कहते हैं। ये जो गैप है वर्तमान में, इस गैप को मैदान में परिवर्तित कर दिया किसने? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी ने। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी ने इस भ्रंश को वर्तमान में किसमें परिवर्तित कर दिया? मैदान में परिवर्तित कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो मेघालय का पठार है वो शेष दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से कौन से गैप से अलग होता है, कौन से भ्रंश से अलग होता है? तो वो मालदा गैप से अलग होता है और उसे ही हम राजमहल गारो गैप कहते हैं। ये आपको बता दिया राजमहल गारो गैप इसे क्यों कहते हैं। बात समझ में आ गई ना यहां तक? अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं मेघालय के पठार की। लोकेशन की बात समझ गए होंगे। अब देखिए यदि हम मेघालय के पठार को ऐसे बनाते हैं, ये आपका है मेघालय का पठार, ठीक है ना। इसे ही शिलोंग का पठार कहते हैं। इसे ही हम शिलोंग का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार कहते हैं, ठीक है ना। यहां पे 3 प्रमुख चोटियां हैं। यहां पे 3 प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है ना। इसका नाम है गारो, फिर इसका नाम है खासी और इसका नाम है जयंतियां और आगे हैं मीकिर की पहाड़ियां। किसकी? मीकिर की पहाड़ियां। तो ये सारी की सारी किसका भाग है? 1 नंबर पे गारो, 2 नंबर पे खासी, 3 नंबर पे जयंतियां, 4 नंबर पे मीकिर की पहाड़ियां। इनका ये जो क्रम है, ये क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्रम पूछा था सेकंड ग्रेड में, ये क्रम पूछा था कि इसका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? गारो खासी जयंती या खासी गारो जयंती, जयंती खासी गारो, मीकिर खासी गारो, इस तरह से उनके ऑप्शन दे रखे थे। तो इसका जो सही क्रम यही है, गारो खासी जयंतियां मीकिर, गारो खासी जयंतियां मीकिर, गारो खासी जयंतियां मीकिर, ये इनका क्रम है ना। ये गारो खासी जयंतियां ये यहाँ की जनजातियां हैं, उन जनजातियों के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है गारो। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखिए ये जो गारो है ना, ये गारो, इसके ऊपर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक। और ये जो नोकरेक है ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है ये। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो नोकरेक है मेघालय के अंदर। और कौन से पर्वत पर? गारो पे। कौन से पे? गारो पे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ये जो खासी है, इस खासी के दक्षिण में यहां एक स्थान है जिसका नाम है मासिनराम। क्या नाम है? मासिनराम। और ये मासिनराम आप जानते ही होंगे किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? वो मासिनराम है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो मासिनराम है। तो ये इस खासी के जस्ट दक्षिण में है ये मासिनराम। और जो चेरापूंजी हुआ करता था पहले, ये चेरापूंजी भी यही है, चेरापूंजी भी यही है इसके पास में ही, ठीक है ना। यहाँ बहुत तकड़ी बरसात इसलिए होती है, ठीक है ना, इसलिए होती है, उसका कारण ये है कि ये जो पर्वत है, ये गारो खासी जयंतियां जो पहाड़ियां है ना, वो कीप नुमा आकृति में है, इस तरह से कीप नुमा आकृति में। तो बंगाल की खाड़ी में, मतलब बंगाल की खाड़ी से जब मानसून यहां से उठता है ना,
तो इस कीप नुमा आकृति में फंस जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ अचानक ऊपर उठता है और यही बरसात करवा देता है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है गारो, खासी, जयंती। ध्यान रखना, खासी के अंदर, खासी के दक्षिण में ही है मासिनराम, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन खासी ये जो पहाड़ी है या पर्वत है, यहां पर आपको वनस्पति नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कि यहाँ पे इतनी बारिश होती है फिर भी वनस्पति नहीं होती? इसलिए नहीं होती, होती है लेकिन कम होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ बारिश होती है तो पहाड़ी से जो मिट्टी है वो दुब दुब के नीचे चली जाती है, इसलिए यहाँ इतनी वनस्पति नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ये मेघालय का पठार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। हम हिमालय के अंदर कर देते हैं इसको। मेघालय का पठार है वो मालदा गैप से या राजमहल गारो गैप से शेष दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से अलग होता है। इसे ही हम शिलोंग का पठार कहते हैं। यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ठीक है ना। जो गारो है उसके ऊपर एक चोटी है नोकरेक, जो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो 1412 मीटर है, हालांकि ये इतना मीटर नहीं करती है ये। फिर खासी, खासी के दक्षिण में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम यही है, फिर जयंतिया और फिर मिकिर है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका मेघालय का पठार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो ये पठार हो गए आपके 4 प्रमुख पठार हो गए जो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं जिनको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पठार की। तो वो पठार देखिए कौन सा है, वो है दक्कन का पठार। वो कौन सा है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट जो है वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, तो ये जो दक्कन का पठार है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की थी यहाँ पे, ये दक्कन का पठार, ये पठार है दक्कन का पठार, है ना। ये मुख्य रूप से जो पठार है ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है मुख्य रूप से दक्कन का पठार, और इसे ही हम लावा का पठार भी कहते हैं। इसे ही हम लावा का पठार भी कहते हैं। ये इसी को लावा का पठार दूसरा नहीं है कोई, लावा का पठार दक्कन का पठार ही कहलाता है। जैसे अभी हमने बात की थी यहाँ की मृदा भी कैसी है, तो यहाँ की मृदा भी है काली। कैसी मृदा है? काली मृदा है। एक बात ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा पठार है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार जितने भी पठार हैं उनमें सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार यही है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इस दृष्टि से ये सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। हमने एक बात की थी भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, हमने हिमालय पढ़ा था, तब आपको बताया था। फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा पठार हो गया ना दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? फटाफट जवाब दीजिए। चलो कमेंट बॉक्स में जवाब देना, देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। मेरा बताया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दक्कन का पठार है उसे ही लावा का पठार कहते हैं। मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी भी काली है, इसका मतलब ये कृषि के लिए उपयोगी है ये पठार, और ये सबसे बड़ा पठार है। ये हो गया आपका दक्कन का पठार। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम। आप ज्यादा बड़े नहीं है, पठारों से संबंधित ज्यादा मोटी बातें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दक्कन के पठार के नीचे हमने एक पठार देखा था जिसका नाम है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ ही हम ले सकते हैं मैसूर का पठार। कर्नाटक व मैसूर का पठार, कर्नाटक व मैसूर का पठार। तो नाम से दिख रहा है ये कहां पे है, ये कर्नाटक के अंदर है, ये कर्नाटक के अंदर है। एक देखिए इस पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लोहा व सोना, लोहा व सोना। देखिए कर्नाटक के अंदर इसी पठार के जस्ट दक्षिण में एक पहाड़ी पाई जाती है, बाबा बुदन की पहाड़ी। वो सोने के लिए प्रसिद्ध है वो, ठीक है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ी
तो कर्नाटक व मैसूर का, कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग है वो मैसूर का पठार कहलाता है, इसलिए हम साथ में ही पढ़ रहे हैं। कर्नाटक व मैसूर का पठार दोनों टच में ही है ये, ठीक है ना। तो ये कर्नाटक में है और यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा व सोना खनिज पाए जाते हैं। तो मृदा किस प्रकार की होगी भाई, तो मृदा होगी लाल। किस प्रकार की मिट्टी होगी, लाल। नेक्स्ट यदि हम पठार की बात करते हैं, अगले पठार की यदि हम बात करें कर्नाटक के पठार के बाद में, तो वो है तेलंगाना का पठार। कौन सा, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है ना, तेलंगाना का पठार। ये जो पठार है ये कहाँ है, ये एक तो तेलंगाना में है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। तो तेलंगाना का पठार है वो तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। फिर एक पठार आता है जिसका नाम है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। तो एक दंडकारण्य पठार है, ये जो पठार है ये कहाँ कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा ये उड़ीसा में है और कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में है, कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में है। तो ये है आपका दंडकारण्य पठार। कर्नाटक व मैसूर का पठार ये कर्नाटक में है, लोहा व सोना पाया जाता है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में है। दंडकारण्य पठार ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम आगे। तो अब देखिए, अब यदि हम बात करें तो एक पठार और भी है ना, बैतूल पठार, बैतूल का पठार। तो ये बैतूल का पठार है, ये भी इसी का ही भाग है। बैतूल का पठार है, ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। ये इनकी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन याद कर लेना। तो बैतूल का पठार है वो मध्य प्रदेश में है। एक पठार है रायलसीमा का पठार। कौन सा, रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार ये है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो एक ये पठार है रायलसीमा का पठार, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में। तो दो पठार और है ये, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। कितने पठार पढ़े हमने, मालवा का पठार पढ़ा, ठीक है ना। तो इनकी लोकेशन याद, जैसे मैं पुनः नाम लिख रहा हूं, कौन कौन से पठार पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने मालवा का पठार पढ़ा। तो मालवा का पठार है वो मुख्य रूप से कहाँ है, तो मालवा का पठार है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी बुंदेलखंड, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार, इसकी हमने चर्चा की, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड का पठार है वो एमपी यूपी में, जबकि बघेलखंड का पठार एमपी में। उसके बाद हमने बात की थी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जिसे क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश, भारत में खनिजों का अजायब घर, ये मुख्य रूप से झारखंड में है। उसके बाद हमने बात की मेघालय का पठार, मेघालय का पठार जो मेघालय में है, जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी किसके, दक्कन के पठार की, किसकी, दक्कन के पठार की, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। फिर हमने किसकी चर्चा की, उसके बाद हमने कर्नाटक व मैसूर के पठार की बात की, कर्नाटक व मैसूर के पठार की बात की, जो कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है और नाम से भी दिख रहा है ये। उसके बाद हमने चर्चा की है, उसके बाद हमने बात की थी तेलंगाना, तेलंगाना का पठार है, ठीक है ना, ये तेलंगाना और कर्नाटक में है। फिर उसके बाद हमने की थी दंडकारण्य पठार, कौन सा, दंडकारण्य पठार, तो ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। फिर हमने बात की किसकी, बैतूल के पठार की, किसकी, बैतूल के पठार की। और बैतूल का पठार कहाँ है, तो बैतूल का पठार है ये मध्य प्रदेश में। और लास्ट में हमने एक पठार कौन सा देखा था, बैतूल के पठार के बाद में रायलसीमा का पठार, कौन सा, रायलसीमा का पठार। और ये रायलसीमा का पठार है, ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में। तो हमने यहाँ पर ये टोटल 10 पठार हैं, इनके बारे में एक एक करके चर्चा की है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए, अब हम बात करते हैं
पठारों की बात कर ली। अब जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप में बात करते हैं। पहाड़ियों की यदि हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, यदि हम उनकी बात करें तो मैप के अंदर थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं कि ये है आपका, ये हो गया आपका दक्षिणी भारत, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा। यहाँ पे है वो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। तो एक अरावली है यहाँ पे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अरावली के बाद में नीचे यहाँ है विंध्याचल। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये हो गई आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हो गई, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा, ठीक है ना। इसके नीचे यहां से एक नदी बहती है और इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये पैरेलल है, ये विंध्याचल फिर नर्मदा फिर सतपुड़ा, उसके नीचे एक नदी बहती है और इसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। तो ये क्रम है इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर। ऊपर विंध्याचल है, फिर नर्मदा नदी है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, फिर ताप्ती नदी है। इस ताप्ती नदी के मुहाने से यहां से एक लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। इसके आगे चलते हैं, इधर यहां कटी फटी हुई पहाड़ियों के रूप में यहां पे है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। तो हमें पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है। पूर्वी घाट, और ये इन दोनों को जोड़ने वाली यहां एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। इसके नीचे हम पढ़ेंगे, यहां इसके दक्षिण में यहां पे पढ़ेंगे हम अन्नामलाई की पहाड़ी पढ़ेंगे हम। इसके जस्ट के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी। इधर यहां पढ़ेंगे तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी, और यहां लास्ट में दक्षिण में पढ़ेंगे हम अगस्ता मलाई पहाड़ी। ठीक है, तो ये कुछ पहाड़ियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं एक एक। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम एक एक की चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इन एक एक पहाड़ियों की। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली की। किसकी? अरावली। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली की। तो देखिए अरावली का जो विस्तार है, जैसे हम मैप में यदि बात करें तो ये अरावली का विस्तार यहां है इस तरह से। इस जो अरावली का विस्तार है वो 3 राज्यों के अंदर है। एक है गुजरात, कुछ हिस्सा इसका गुजरात से शुरू होती है ये, है ना। 80% हिस्सा है इसका राजस्थान में, और फिर उसके आगे इसका हिस्सा है कुछ है दिल्ली तक जाती है ये दिल्ली, और दिल्ली की जो रायसेन की पहाड़ी है वहां तक ये फैली हुई है। कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में है। ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से कहां फैली हुई है अरावली? ये राजस्थान में फैली हुई है, ध्यान रखना। ये राजस्थान में इसका हिस्सा है, ये 80% है। इसकी यदि हम कुल लंबाई की बात करें, तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, और 692 किलोमीटर का 80% लगभग 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में है, अकेले राजस्थान में। तो कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। और देखिए इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। हम कालखंड पढ़ेंगे, एक दिन आपको पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा है ना, ये हार्ड है, ये कालक्रम हम पढ़ने वाले हैं एक दिन। तो उसी काल में एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन काल, और इसी प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, इस तरह से यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ठीक है ना, और ये एक अवशिष्ट, ये वर्तमान में एक अवशिष्ट
पर्वत किस श्रेणी में आता है? अवशिष्ट किस प्रकार कि वर्तमान में नदियां हैं, हवा, इनके द्वारा इसका अपर्दन हो रहा है ना। इसका निर्माण है वो बहुत पहले हो चुका, तो वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में ये अपर्दन या अवशिष्ट किस श्रेणी में आता है? ये तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है। तो अरावली का जो विस्तार है गुजरात, राजस्थान, कुछ हिस्सा हरियाणा, दिल्ली में है। मुख्य रूप से ये राजस्थान में है। यदि इंडिया लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको राजस्थान ही ऑप्शन में मिलेगा और राजस्थान ही इसका सही आंसर होगा। लेकिन यदि राजस्थान की किसी एग्जाम में पूछना है तो वो अरावली है, वो सिर्फ जैसे हमने यहाँ पर 3 मिनट में पढ़ा, 3 मिनट में खत्म नहीं होने वाली। अरावली कम से कम 2.5-3 घंटे में खत्म होने वाली है ना। तो इसलिए हम वहां डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसकी जो कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, इसका 80% राजस्थान में है और इसका निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। विश्व की जो प्राचीनतम पर्वतमाला है उनमें से एक है अरावली पर्वतमाला और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके अंदर देखिए यहाँ एक चोटी पाई जाती है, यहाँ एक चोटी पाई जाती है यहाँ पे, और इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है ना। और इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ध्यान रखना ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। हमने पढ़ा था पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, वो उत्तरी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि उत्तरी भारत में पड़ती है K2, जबकि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो गुरु शिखर है। जबकि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुडी है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी जब अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। तो ये अरावली है, ठीक है ना। इसकी चोटी को ध्यान रखना। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दे इसको। समझ में आ रहा है ना आपके अच्छे से? यदि समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर करिए। स्टार्टिंग में कर दिया करो आप शेयर, है ना। कुछ संख्या बढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, हमने अरावली के बाद में हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, देखिए इधर जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जैसे हमने मैप में यदि हम बात करें तो मैप में बात करें तो ये है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है वो ध्यान रखना। मुख्य रूप से इसका विस्तार वही मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, और कुछ हिस्सा इसका झारखंड में भी है ना। कुछ हिस्सा इसका बिहार में भी है, ध्यान रखना। ये सासाराम बिहार तक जाती है ये। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ हिस्सा इसका बिहार में भी जाता है ना। मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो मध्य प्रदेश में फैली हुई है, इसका ध्यान रखना। एक देखिए इसकी यदि हम लंबाई की बात करें, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 1200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1200 किलोमीटर। और ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये मध्य में है और मध्य में भी एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए उत्तरी हिस्से में रह जाता है, दक्षिणी हिस्से में रह जाता है। एक इसके साथ साथ है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का भी कार्य करती है। कैसे करती है कि जो गंगा नदी तंत्र है ना, गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र है और नीचे इसके जस्ट है गोदावरी नदी तंत्र। इन दोनों तंत्र जो बीच में है, इन दोनों तंत्र को गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां इसके ऊपर रह जाती हैं, जबकि
गोदावरी नदी और इसकी सहायक नदियां इसके नीचे रह जाती हैं, इसलिए इनके बीच में ये जल विभाजक का भी कार्य करती है, ये ध्यान रखना आप। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार यहां तक फैली हुई है, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई है वो 1200 किलोमीटर है। इसका कुछ हिस्सा गुजरात में भी आता है, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत आता है। लंबाई इसकी 1200 किलोमीटर है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ये, ठीक है ना। और ये गंगा नदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, ये ध्यान रखना। ये यदि हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी जो औसत ऊंचाई है इसकी यदि बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर से 600 मीटर के बीच में है। 450 मीटर से 600 मीटर के बीच में है। इसके अलावा देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका पश्चिमी भाग है, इसे कहते हैं भारनेर, इसे कहते हैं भारनेर, ठीक है ना। तो इसका जो दक्षिणी भाग पश्चिमी भाग है वो भारनेर कहलाता है। इसका जो मध्य भाग है वो केमूर कहलाता है। क्या कहलाता है? केमूर। और इसका पूर्वी भाग है वो कहलाता है पारसनाथ। क्या कहलाता है? पारसनाथ। तो यानी भारनेर, केमूर, पारसनाथ ये कोई अलग पहाड़ियां नहीं है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के ही स्थानीय नाम है। यानी कहने का मतलब ये है जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसको पश्चिम दिशा में यानी यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? भारनेर कहते हैं, ठीक है ना। मध्य जो इसका हिस्सा है वो क्या कहलाता है? केमूर कहलाता है। जब इसका पूर्वी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? पारसनाथ कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में फैली हुई है। कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और गंगा नदी तंत्र व गोदावरी नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर है और इसका पश्चिमी भाग वो भारनेर कहलाता है, मध्य भाग इसका केमूर कहलाता है, पूर्वी भाग इसका पारसनाथ कहलाता है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखिए तो अब ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके जस्ट दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। क्रम बताया ना भी आपको, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्रम पूछा हुआ है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर। वापिस बता रहा हूं मैं कि इस तरह से है। ये पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके जस्ट दक्षिण में इसके भ्रंश में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। और इसके दक्षिण में यहाँ पे एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा। और इसके नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ये जो नर्मदा नदी है ना वो विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश में बहती है ये, ठीक है ना। और अब है उसके बाद नेक्स्ट है सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। ये सतपुड़ा, इसका विस्तार भी गुजरात से लेकर गुजरात में है। इसका थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में है। ये इसका विस्तार है। गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। ये इसका विस्तार हो गया सतपुड़ा का। ध्यान रखना ये एक ब्लॉक माउंटेन है ना। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है जानते हैं क्या आप? बताइए भाई, यस और नो। ये एक ब्लॉक पर्वत है ना। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा। देखो ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि जो दो भ्रंश घाटियां होती हैं उन घाटियों के बीच में कोई स्थान ऊपर उठ जाए तो वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होगा, ठीक है ना। या फिर दो भ्रंश घाटियां हैं, ठीक है ना, उसके सहारे कोई स्थान नीचे हो जाए और एक स्थान ऊपर उठ जाए तो वो भी ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना सतपुड़ा है ये एक ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बाकी हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कभी, तब बताएंगे और अच्छे से।
आगे बात समझ में। उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती, दो भ्रंश हैं, उन दोनों भ्रंशों में दो नदियां बहती हैं, उनके बीच एक ऊपर उठा हुआ भाग है सतपुड़ा, ठीक है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसको भी फिर 3 भागों में बांटा हुआ है, इसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग इधर है जिसका नाम है राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी, ये गुजरात में है मुख्य रूप से। इसके बीच में यहां है महादेव, महादेव कौन सी, महादेव, और इधर है मेकाल, क्या है, मेकाल, ठीक है ना। तो इसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से हैं? अरे ये बहुत आवाज कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं। देखिए इधर, तो इसके भी 3 भाग हैं। एक नाम है राजपीपला, राजपीपला। देखिए इधर, अभी हमने एक पहाड़ी पढ़ी थी राजमहल, राजमहल अलग है, राजपीपला अलग है। राजमहल है वो झारखंड के अंदर है, राजमहल हमने पढ़ी थी ना अभी, राजमहल। ये जो राजमहल है, ऐसे छोटा नागपुर का पठार है, इसके उत्तर पूर्व में यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल। तो ये राजमहल है, ये झारखंड में है, ये कहां है, झारखंड में है। और जो छोटा नागपुर का पठार है, उस छोटा नागपुर के पठार के टच में है ये। राजपीपला अलग है, राजपीपला, इस सतपुड़ा को ही गुजरात में राजपीपला कहा जाता है। तो एक तो राजपीपला हो गया जो गुजरात के अंदर है, कहां पे, गुजरात में, गुजरात में, ठीक है ना। फिर दूसरा इसका मध्य हिस्सा क्या कहलाता है, ये महादेव कहलाता है, और ये मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश में। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, मेकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेकाल, जो छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना ये है ना। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा हिस्सा है वो सतपुड़ा का नहीं है। 3 ऑप्शन ये दे दिए, एक अन्य दे दिया आपको, ध्यान रखना है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि विंध्याचल, इसके 3 हिस्से थे, भारनेर, केमूर, पारसनाथ, भारनेर, केमूर, पारसनाथ। ऐसे ही इसके 3 हिस्से हैं, राजपीपला, महादेव, मेकाल, ठीक है ना। यहां ध्यान रखना, जो ये महादेव, जो इसका मध्य भाग है सतपुड़ा का, इस जो मध्य प्रदेश में है, इस महादेव के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़ या धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये 1350 मीटर, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछ लिया जाए तो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़ है ये, है ना। यहां देखिए मेकाल है, मेकाल जो हिस्सा है वहां पर भी एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। ये जो अमरकंटक है ये इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 1067 मीटर ऊंची है ये अमरकंटक। ये जो अमरकंटक है इस तरह से, है ना, यहां जैसे ये सतपुड़ा है, यहां ये अमरकंटक है। इस अमरकंटक से भारत की 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से एक बार। ये जैसे अमरकंटक है, यहां ये अमरकंटक चोटी है, ये इस यहां से 3 नदियां निकलती हैं। इसके इस पश्चिम में एक नर्मदा नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा। इसके पूर्व में यहां सोन नदी निकलती है, और इसके नीचे यहां पे दामोदर नदी निकलती है। कौन सी, दामोदर। तो यहां से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, दामोदर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है ये, ठीक है ना। तो मेकाल के ऊपर है ये। वैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो सतपुड़ा है ये गुजरात, कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसके भी 3 हिस्से हैं। गुजरात में इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है, मध्य में अर्थात मध्य प्रदेश में इसे महादेव के नाम से जाना जाता है। इस महादेव के ऊपर एक चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे छत्तीसगढ़ में इसे मेकाल के नाम से जाना जाता है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी मेकाल की अमरकंटक है, और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, दामोदर। बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये है आपके सतपुड़ा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो क्लास लंबी तो नहीं हो रही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी करवा दें। बताओ फटाफट। चलो इसको तो मैं मिटा रहा हूं।
चलो साथ में ही ले लेते हैं अभी, ठीक है ना। फिर देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पश्चिमी घाट की। किसकी? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैसे हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे अभी हमने बात की थी, यहाँ एक नदी आती है जिसका नाम है ताप्ती। इसके दक्षिण में यहाँ पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में है जिसे कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट। इसे देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार होता है ताप्ती नदी के मुहाने से, और ताप्ती नदी से लेकर इसका विस्तार है वो कहां तक है? कन्याकुमारी तक। कहां तक है? कन्याकुमारी तक। और इसकी जो कुल लंबाई की यदि हम बात करें, इसकी यदि हम कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। इसका यदि हम विस्तार की बात करें तो विस्तार कहां कहां है इसका? तो एक तो गुजरात में है ताप्ती नदी के मुहाने पर, यहां गुजरात में एक तो गुजरात हो गया, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। उसके बाद हो गया कर्नाटक, और उसके बाद हो गया केरल। तो मुख्य रूप से यहाँ देखिए, गोवा मत कर देना, गोवा है वो पश्चिमी तट का हिस्सा है, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यहाँ ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक बार मैं यहां समझा रहा हूं आपको कि ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, इसके उपनाम भी है एक। कर्नाटक के और महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है, यहां उत्तरी साइड में सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री, ठीक है ना। तो सह्याद्री भी पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। ये जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की तुलना में, एक तो ये जैसे ये पूर्वी घाट है ऐसे बीच में से कटा हुआ, पूर्वी घाट की तुलना में एक तो ये सतत है, कंटिन्यू है, ये यहां से लेकर यहां तक ये कंटिन्यू है, ऐसे नहीं है कि बीच में पूर्वी घाट की तरह से कटा फटा हुआ है। एक देखिए इसका जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा, यहां यदि हम बात करें ना, यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहां पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, यहां पे क्या है? ये मैदान है ये, और इधर है अरब सागर। क्या है? अरब सागर, है ना। यहां हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो यहां अरब सागर और ये पश्चिमी घाट, ये जो पहाड़ी का इलाका है, यहां इन दोनों के बीच में एक मैदानी हिस्सा है, क्योंकि यहां से जब नदियां निकलेंगी तो अपने साथ कुछ गाद ले जाएंगी, तो वो मैदानों का निर्माण करेंगी। तो ये हालांकि ये थोड़ा संकड़ा है, पश्चिमी तट है। तो ये जो पश्चिमी तट है ना, ये पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के समानांतर अरब सागर या पश्चिमी तट के समानांतर है पश्चिमी घाट है। यहां ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां तक इसका विस्तार कहां से कहां तक है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो पश्चिमी घाट है ये पश्चिम की ओर से, यहां से ये ऊपर उठा हुआ इस तरह से, मतलब यहां से तो ये सीधा उठा हुआ है, फिर इधर इसका ढाल है वो धीमा धीमा है ना। मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है? ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये है ना, ठीक है। और इधर ये शेष भारत हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, ये पश्चिमी घाट है ये। तो कहने का मतलब अरब सागर की तरफ से तो ये लगभग सीधा है ये, और जैसे भारत की तरफ है तो भारत की तरफ इसका ढाल क्या है? मंद है। तो जब भी बारिश होती है और यहां आके जब मानसून टकराता है तो यहां पश्चिम की साइड में बहुत भारी वर्षा होती है, यहाँ पे, है ना, बहुत भयंकर बारिश होती है, और इसको ये आगे जाने नहीं देता है, और इधर वाला क्षेत्र है ये आ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश में, वृष्टि छाया प्रदेश में, ठीक है ना। यहाँ बारिश कम होती है इसकी तुलना में ही, हालांकि दूरी का अंतर नहीं है, लेकिन कारण ये रह गया, ठीक है ना। तो वृष्टि छाया प्रदेश है ये, इसी के कारण पश्चिमी घाट का, ये पश्चिमी घाट है, इसका जस्ट पूरी वाला ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आता है। इसका कारण आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए यहां गोवा से होकर एक उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये इसको दो भागों में बांटती है। एक यहाँ ऊपर है जिसका नाम होगा उत्तरी सह्याद्री, क्यों? क्योंकि ये उत्तरी दिशा में है, ये उत्तरी सह्याद्री, और इसके दक्षिण में यहाँ पे इसको बोलेंगे दक्षिण सह्याद्री। क्या बोलेंगे? दक्षिण सह्याद्री। क्या बोलेंगे? दक्षिण सह्याद्री। तो ये 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जो गोवा से होकर गुजरती है ना, ये इसे पूरे पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट रही है, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री, है ना। कितने भागों में बांट रही है? इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार।
ये इसको दो भागों में बांट रही है, एक उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और नीचे एक है दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। ये इसको दो भागों में बांट रही है, ठीक है ना। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कालसुबाई। कौन सी? कालसुबाई। और ये पड़ती कहां पे है? ये महाराष्ट्र में पड़ती है। कहां पड़ती है? ये महाराष्ट्र में पड़ती है। और दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुद्रेमुख। कौन सी? कुद्रेमुख। और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है कर्नाटक में। ये कहां पड़ती है? कर्नाटक में। बात समझ में आ गई? तो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। और ये यहां ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो कुद्रेमुख है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दे इसको। तो ये पश्चिमी घाट है ना। आ गया होगा समझ में, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम पूर्वी घाट की। किसी बात करते हैं? पूर्वी घाट की। ये पूर्वी घाट जैसे आपको बताया था कि पूर्वी घाट है, ये इसकी तुलना में थोड़ा कटा फटा हुआ है, इस तरह से। ये बीच में से ऐसे कटा फटा हुआ है। इसका कारण क्या है? ठीक है ना। इसका कारण ये है, ये वैसे यदि हम इसके विस्तार की बात करें ना, तो इसका जो विस्तार है वो जो महानदी बहती है उस महानदी के मुहाने से लेकर जो हम नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ेंगे, जो दोनों का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ी तक, यहां तक इसका विस्तार है, यहां से लेकर, ठीक है ना। तो इसका विस्तार महानदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक है, ठीक है ना, पूर्वी घाट का। यदि हम बात करें स्टेट की, तो यहां पे देखिए एक तो आएगा ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और एक है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। यहां इसका विस्तार है, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 1200 किलोमीटर। कितनी है? 1200 किलोमीटर, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। यहां कटा फटा हुआ क्यों है? क्योंकि यहां जो नदियां बहती हैं, जैसे महानदी, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। इन नदियों ने क्या कर दिया है? इन नदियों ने इसको बीच बीच से काट दिया है, ठीक है ना। और बीच बीच से काट दिया है, इसलिए ये लगातार नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट है वो एक सतत पर्वत श्रृंखला है, ये बीच बीच से कटा हुआ है, इसलिए ये एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। कारण ये है कि ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनका ढाल इधर है और इन नदियों ने इसे बीच बीच से काट दिया है। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों ने काट दिया है और ये लगातार नहीं है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 1200 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम इसकी पहाड़ियों की बात करते हैं। अब देखिए, यदि हम इसकी कुछ पहाड़ियों की बात करें, जैसे हमने इसका विस्तार कहां पढ़ा है? इसका जो विस्तार हमने कहां पढ़ा है? इसका विस्तार हमने पढ़ा है एक तो उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। ये जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है महेंद्रगिरी। कहां पड़ती है? उड़ीसा में। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 1501 मीटर, ठीक है। तो एक चोटी है इसकी उड़ीसा के अंदर। फिर यदि हम बात करें इसका विस्तार कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो यहां एक चोटी है जिसका नाम है नल्ला मलाई। क्या नाम है? नल्ला मलाई। एक नल्ला मलाई है, एक वेलकोंडा है। कौन सी? वेलकोंडा। और एक है
पालकोंडा, कौन सी? पालकोंडा। और एक है विशाखापट्टनम, कौन सी? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विशाखापट्टनम। इसी विशाखापट्टनम को कहा जाता है अरमाकोंडा। क्या कहा जाता है? अरमाकोंडा। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना कि आप कहेंगे कई जगह पे ये नाम दे रखा है। इन दोनों विशाखापट्टनम और अरमाकोंडा दोनों एक ही चोटी है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है वो है 1680 मीटर, 1680 मीटर। तो एक उड़ीसा के अंदर है महेंद्रगिरी, ये इस पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, विशाखापट्टनम और इसे ही कहते हैं अरमाकोंडा। ये इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। फिर देखिए इसके नीचे है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो इसकी चोटियां हैं वो यहां लिख रहा हूं मैं। तमिलनाडु में इसकी जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में एक चोटी है जिसका नाम है सेवराय। क्या है? सेवराय। इसके अलावा जवादी, कौन सी? जवादी। इसके अलावा पालनी, कौन सी? पालनी। तो ये तमिलनाडु की प्रमुख चोटियां हैं जो पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो पूर्वी घाट की जो प्रमुख चोटियां महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, विशाखापट्टनम, सेवराय, जवादी, है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम या अरमाकोंडा है और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये कुछ किताबों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दिखा रखी है इस महेंद्रगिरी को, ध्यान रखना ये नहीं है, ये विशाखापट्टनम है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मिटा दे। अब देखिए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कंप्लीट हो गए दोनों। पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे रह गए, है ना, उनकी बात करते हैं हम। जैसे दर्रों के बारे में हमने चर्चा कर ली कि ये दर्रे क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा है जब हमने हिमालय पढ़ा था, पूरा एक टॉपिक है हिमालय के दर्रों से संबंधित। यहां पर पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं भाई, पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं। वो दर्रे देखिए कौन कौन से हैं। एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट, कौन सा? थाल घाट। एक है जिसका नाम है भोर घाट, एक है जिसका नाम है पाल घाट और एक है जिसका नाम है सेनकोटा, सेनकोटा दर्रा। ये कुछ दर्रे हैं, ये पश्चिमी घाट में है, ये चारों के चारों दर्रे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। ये जो दो दर्रे हैं ना, ये दो दर्रे पड़ते हैं महाराष्ट्र में। कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। और ये जो दो दर्रे हैं ना, ये पड़ते हैं केरल में। कहां पड़ते हैं? केरल के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए जो थाल घाट है, इस तरह से मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं कि ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। यहां क्या है? यहां है मुंबई, यहां है मुंबई, यहां पे ऊपर यहां पे है थाल घाट। क्या है? थाल घाट। यहां है थाल घाट, इसके जस्ट सामने यहां है भोर घाट। इसका नाम भोर घाट क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा, भोर घाट को कहते हैं मुंबई का प्रवेश द्वार। भोर होती है सुबह की किरण, मुंबई सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो ये रास्ता प्रदान करता है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया भोर, भोर घाट। ये दोनों महाराष्ट्र में है। ये जो मुंबई से जब हमें कोलकाता की तरफ जाते हैं तब हमें थाल घाट से होकर जाना पड़ेगा। तो सड़क मार्ग है, रेल मार्ग दोनों है यहां से। तो मुंबई से जब हम कोलकाता जाते हैं थाल घाट से जाएंगे, और मुंबई से जब हम पुणे होते हुए चेन्नई जाएंगे तो हम जाएंगे किससे? भोर घाट से। फिर केरल के अंदर दो है ना, एक है वो कौन सा है? केरल के अंदर एक दर्रा कौन सा है? जिसका नाम है पाल घाट। कौन सा? पाल घाट। तो ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यहां हमने कल परसों बात की थी इलायची की पहाड़ियों में, ये है सेनकोटा। कौन सा? सेनकोटा। ये ध्यान रखना, ये जो सेनकोटा दर्रा है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ये है ना, ये इलायची की पहाड़ियों का हिस्सा है। अब ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसमें प्रमुख चार दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, ठीक है ना। दो महाराष्ट्र में है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा दोनों केरल में है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी।
अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए जैसे हमने अभी यहां पढ़ा था, ऐसे इसको बना रहा हूं, ये हमने पूर्वी घाट पढ़ा, ये आगे चला जाता, फिर ये बाद में इधर, सॉरी ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और इन दोनों का मिलन स्थल, यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। ये नीलगिरी की पहाड़ी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों कहां मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी। और ये पहाड़ी पड़ती कहां है? ये पड़ती है केरल व तमिलनाडु में। केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों के अंदर इसका हिस्सा है। और इस नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोड्डा बेटा। कौन सी? दोड्डा बेटा या डोड्डा बेटा। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी? 2637 मीटर। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो दोड्डा बेटा है। कौन सी है? दोड्डा बेटा। तो नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है केरल तमिलनाडु के अंदर। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा है जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए इस नीलगिरी के दक्षिण में यहां एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अन्नामलाई। कौन सी? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। ये जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है ये कहां है? ये केरल के अंदर है। कहां पे? केरल में। और इसकी एक चोटी है जिसका नाम है अन्नाईमुडी। क्या नाम है? अन्नाईमुडी। इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। कितनी? 2695 मीटर है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो अन्नाईमुडी है। देखिए पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी पढ़ी थी गुरु शिखर, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई। ये जस्ट इसके दक्षिण में है, ये नीलगिरी के। यहां इसके भी दक्षिण में एक और पर्वत है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलायची की पहाड़ी। क्या नाम है? इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी। इस इलायची की पहाड़ी का दूसरा नाम है कार्डेमम। क्या नाम है? कार्डेमम। ठीक है ना? इलायची की पहाड़ी और कार्डेमम ये दोनों एक ही हैं। इलायची की पहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी कहां है? ये भी केरल में है। ये भी कहां है? केरल में। बात समझ में आ गई। फिर देखिए यहां एक पहाड़ी है तमिलनाडु में और इसका नाम है पालनी की पहाड़ी। कौन सी? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी ये कहां है? तो ये है तमिलनाडु में। ये कहां है? तमिलनाडु में। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो ये दक्षिण में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना? ये दोनों का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी केरल तमिलनाडु के अंदर, सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा 2637 मीटर ऊंची, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में, इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी 2695 मीटर ऊंची जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके दक्षिण में इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम जो केरल के अंदर है, और तमिलनाडु में है पालनी की पहाड़ी। तो ये आपका हो गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसको ढंग से पढ़ना। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।